हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पैराजंबल का सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जो आईबीपीएस बैंक पीयू का 16 अक्टूबर को जो पैराजंबल आया है आपके एग्जाम में, उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स और देख सकते हैं कि कितना आपका कट ऑफ बन रहा है और कितना आपका स्कोर हो रहा है। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। और यदि आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाके पैराजंबल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पर, जो मैंने अपने बाकी पैराजंबल के वीडियोस हैं उसमें भी बताई हैं। तो एक बार ब्रीफली इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। फर्स्ट नाउन विल कम एंड देन अ प्रोनाउन टू रिप्लेस इट। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ में किसी भी पैराजंबल हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो या पैराग्राफ हो, पहले उसमें नाउन आएगी, जैसे राम, श्याम या कोई भी किसी भी चीज़ का नाम आएगा, और उसके बाद प्रोनाउन आएगा ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है। और सेकेंड है आपका फर्स्ट फुल फॉर्म विल कम देन ए शॉर्ट फॉर्म। पहले फुल फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आएगा। तीसरा आपका ट्रिक है कि आपको ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये जो वर्ड्स हैं जैसे बिकॉज, येट, ऑल्दो, फॉर एग्जाम्पल, इनसे आपका फर्स्ट सेंटेंस नॉर्मली स्टार्ट नहीं होता। फोर्थ है आपका मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी पेयर का मतलब है कि क्लोजली रिलेटेड पेयर्स या नेचुरली कंबाइंड पेयर, या आप बोल सकते हैं कि लॉजिकली रिलेटेड पेयर्स, उनको हम बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है अप्लाई कॉमन सेंस अप्रोच एंड ट्राई टू कोरिलेट द सेंटेंसेस लॉजिकली। मतलब लॉजिकली उनको कोरिलेट करना है। और इस तरीके से आप इन पांच ट्रिक्स को अपनाकर आप डेफिनेटली किसी भी पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका पैराजंबल जो आपको 16 अक्टूबर को आईबीपीएस बैंक पीओ प्री एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और सॉल्यूशन बताने के बाद मैं इसके आंसर्स भी बताऊंगा आपको। और आपको कोई ऑब्जेक्शन हो या आपको ये आंसर्स गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है। हालांकि मैं फैकल्टी हूँ, लेकिन मुझसे भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होगी। तो आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है या आपको वो सही नहीं लग रहा है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए और उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो देखिए, इसमें 6 सेंटेंस हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, आईबीपीएस बैंक पीओ में नॉर्मली 6 सेंटेंस ही आते हैं और कभी कभी 7 या 8 सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन 7 या 8 सेंटेंसेस एसबीआई बैंक पीओ के एग्जाम में आते हैं। आईबीपीएस बैंक पीओ में नॉर्मली 6 सेंटेंस ही आते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है 22 को, 23 को और 27 को, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के पैराजंबल उसमें आ सकते हैं। तो ये इसमें देखिए, भूटान एक वर्ड दिया हुआ है। भूटान एक कंट्री का नाम है। यहाँ पर भूटान दिया हुआ है और यहाँ पर भी भूटान दिया हुआ है। इसमें ये दो जगह इसमें भूटान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा जो पैराग्राफ है ये भूटान के बारे में है और ग्रीन लिविंग के बारे में है। जैसे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फैल रही है या ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं उसके बारे में है ये पैराग्राफ। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या होगा? देखिए, किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो उसका टाइटल सेंटेंस होता है और टाइटल सेंटेंस नॉर्मली स्टार्ट होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे सपोज मुझे इंडिया के बारे में कोई आर्टिकल लिखना है तो मैं लिखूंगा कि इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, या इस तरह का कुछ सेंटेंस मैं उसमें लिखूंगा जो कि एक टाइटल सेंटेंस बनने लायक है। और नॉर्मली जो टाइटल सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री या इस तरह का कुछ भी, कोई भी मैं अगर लिखूँ, उसमें इंटरनेट के बारे में लिखूँ, आईटी के बारे में लिखूँ, तो जो टाइटल सेंटेंस होगा वो नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए, इसमें भूटान भूटान 2 बार आया है, तो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली कंफ्यूजन हुआ होगा कि पहले ये सेंटेंस लगाया जाए या पहले ये सेंटेंस लगाया जाए। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस सेंटेंस में क्या लिखा है? भूटान सैंडविच बिटवीन द 2 मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ सफर्स फॉर देयर सिंस। ये सेंटेंस टाइटल सेंटेंस बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें हम बता रहे हैं कि भूटान 2 कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ है, सैंडविच हो गया है 2 कंट्री के बीच में, और वो 2 कंट्री कौन सी है? इंडिया और चाइना।
ठीक है, तो ये सेंटेंस किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन लगता है, ये टाइटल सेंटेंस नहीं बन सकता लॉजिकली अगर देखें तो, लेकिन ये डेफिनेटली टाइटल सेंटेंस बन सकता है क्योंकि इसमें एक सेंटेंस दिया है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है, भूटान इज ए पोस्टर चाइल्ड फॉर ग्रीन लिविंग। सपोज यदि मुझे भूटान पर कोई आर्टिकल लिखना है तो मैं इस सेंटेंस से उसको शुरू कर सकता हूं, भूटान इज ए पोस्टर चाइल्ड फॉर ग्रीन लिविंग। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें बड़े अजीब तरीके से दिया हुआ है ये सेंटेंस, कार्बन सिंक्स 70% फॉरेस्ट कवर, 70% फॉरेस्ट कवर, कार्बन सिंक्स पॉवर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय माउंटेन स्ट्रीम्स। मतलब ये भूटान के अंदर ये जो चीजें हैं ये बताई हैं कि कार्बन वहां पर सिंक हो रहा है, कार्बन का जो रेशो है, कार्बन का जो कंटेंट है एनवायरमेंट में वो सिंक हो रहा है, वो कम हो रहा है, और ये अच्छी चीज है। ठीक है, 70% फॉरेस्ट कवर है तो ग्रीनरी है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर ग्रीनरी है, और पॉवर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय माउंटेन स्ट्रीम्स, और माउंटेन स्ट्रीम्स हैं, तो इन चीजों की वजह से वो एक ग्रीन कंट्री के रूप में एक देखा जा सकता है। तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि भूटान इज ए पोस्टर चाइल्ड फॉर ग्रीन लिविंग। तो ये सेंटेंस इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस बनने के लिए पूरी तरीके से आइडियल है, डी वाला जो सेंटेंस है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर भूटान आया है और भूटान एक नाउन है, तो यहां पर मैं प्रोनाउन का यूज कर सकता हूं। ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है इट, ये भूटान के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज कार्बन नेगेटिव विच मीन्स इट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन इट कंज्यूम्स। मतलब कार्बन कंटेंट वहां पर कम हो रहा है, ऑक्सीजन के कंटेंट वहां पर ज्यादा है, जितना वहां पर कंज्यूम होता है उससे ज्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट है। ठीक है, तो ए इसके बाद एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है, इसका एक लॉजिकली रिलेटेड पेयर है, क्योंकि चूंकि यहां पर भूटान आया है और भूटान एक नाउन है तो यहां पर मैं प्रोनाउन लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया इसमें, मतलब ये दो सेंटेंस जो हैं ये भूटान की तारीफ में बोले जा रहे हैं कि इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज कार्बन नेगेटिव विच मीन्स इट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन इट कंज्यूम। जितना वो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन उससे ज्यादा वहां पर ग्रीनरी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस लगाएंगे, इसके बाद हम यहां पर ये वाला सेंटेंस लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बोल रहे हैं कि सो फार सो गुड बट देन टू थिंग्स हैपन। मतलब इसमें स्टोरी एकदम से चेंज हो रही है। मतलब प्रीवियस सेंटेंसेस में हमने बताया है कि भूटान में ये चीजें हैं और ये प्लस पॉइंट्स हैं एनवायरमेंट के बारे में, और इसमें हमने बताया कि सो फार सो गुड, मतलब अभी तक जो हुआ है वो ठीक ठाक है, वो अच्छा है, बट देन टू थिंग्स हैपेंड, मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, कुछ ऐसी गलती हुई है। मतलब इस सेंटेंस के थ्रू हम एकदम स्टोरी को, एक पैराग्राफ को कंट्रास्ट दे रहे हैं। तो ये सेंटेंस आपका जो सी सेंटेंस है यहां पर आ सकता है ये सेंटेंस। ठीक है, मतलब पहले ये हुआ, ये वाला डी सेंटेंस के थ्रू इसकी तारीफ की, फिर ये बताया, और फिर बताया कि ठीक है अभी तक अच्छा हुआ है लेकिन अब सिचुएशन बिगड़ रही है, बट देन टू थिंग्स हैपेन। तो यहां पर जब मैंने टू लगाया है कि दो कौन कौन सी चीजें हुई हैं, तो सबसे पहले मैं वन के बारे में ही तो बताऊंगा, इसमें ये लिखा हुआ है वन। अगर लॉजिकली देखा जाए तो दो चीजों के बारे में बता रहा हूं, तो पहले मैं इसको लगाऊंगा कि वन, उसके बाद सेकंड जो चीज होगी वो आएगी। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो मैंडेटरी पेयर बनेगा सी के बाद, यहां पर आ जाएगा आपका एफ। ठीक है, तो यहां पर ये बन गया आपका एफ। वन, इंडिया एंड चाइना गॉट रिचर। यहां पर रिचर वर्ड का क्या मतलब है, यहां पर रिचर वर्ड का मतलब है कि इंडिया और चाइना में काफी प्रोग्रेस हो रही है, काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, काफी फैक्ट्रीज खुल रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंट जो है वो खराब होता जा रहा है, तो रिचर का यहां पर वो मतलब है। ठीक है, और मतलब फर्स्ट आपका ये हो गया कि इंडिया एंड चाइना गॉट रिचर, और सेकंड हो गया आपका भूटान, सैंडविच बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस नेशंस ऑन अर्थ, सफर्स फॉर देयर सिंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंडिया और चाइना चूंकि रिचर हो गए, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसमें ज्यादा पॉल्यूशन फैल गया, और भूटान उन दोनों के बीच में एक सैंडविच के रूप में फंस गया, और भूटान जो गलतियां इंडिया और चाइना कर रहे हैं एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, उसको वो भुगत रहा है। ठीक है, सफर्स फॉर देयर सिंस, सिंस का मतलब ऐसे पाप होता है, लेकिन पाप उस लिटरल सेंस में नहीं यूज हुआ है यहां पर। सिंस का मतलब है कि एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो यहां पर फिर आएगा आपका बी वाला सेंटेंस। अगर लॉजिकली इसको रिलेट किया जाए तो सिंस की यहां पर बात हो रही है। अब वो सिंस कौन कौन से हैं, वो जो पाप कौन कौन से हैं, पाप मतलब जो नेगेटिव चीज है जो एनवायरमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, वो इस सेंटेंस में बोला गया है।
ठीक है। ग्लेशियर्स आर बिगनिंग टू मेल्ट, ग्लेशियर पिघल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। फ्लड्स एंड हैवी रेन्स, बाढ़ें आ रही हैं। एंड इवन ड्राउट्स, और सूखा आ रहा है, आर कॉमन एंड टेम्परेचर्स आर क्लाइंबिंग, और टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं इसमें, इन दोनों कंट्री में। तो ये सेंटेंस आपका इसमें लास्ट सेंटेंस बन जाएगा आपका। देखिए इस तरीके से मैंने इसका आंसर ये निकाला है। अब इस आंसर में आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, या आप इसको किसी दूसरे तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका और किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हो सकता है आप जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी और तरीके से सोच रहे हो, किसी और तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हो, लेकिन मैंने इसको लॉजिकली कोरिलेट करके ये आंसर निकाला है इसका, DACFVE। और इसको आप देखिए और इसके अकॉर्डिंग आप आंसर इसके अपने चेक कर सकते हैं, और अगर आपने यही आंसर लगाए हैं तो मेरे हिसाब से वो सही है। ठीक है, अब इसके बेस पे आप ये आंसर्स लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपके एग्जाम में उनका नंबर भी यही था, 8, 9, 10, 11 एंड 12 नंबर था। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन पैराग्राफ। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस इसमें है डी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है आपका DAC, सी आपका थर्ड सेंटेंस है, तो इसमें आपका आंसर होगा सी। ठीक है, लास्ट सेंटेंस क्या है आपका? लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लास्ट सेंटेंस है आपका ई, तो इसमें आपका आंसर होगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, DACF। एफ आपका इसमें फोर्थ सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा आपका ए। और विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है आपका, सेकंड है आपका ए, तो इसमें आपका आंसर होगा ए। ठीक है, सॉरी सी इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये मैंने पहला जंबल का आंसर निकाला है इसमें, और इसको आप सॉल्व करिए। इसको आप किसी दूसरे तरीके से अगर सॉल्व कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे हिसाब से इसका यही सही आंसर होगा, क्योंकि उसको मैंने लॉजिकली आपको कोरिलेट करके बताया है, और इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है मेरी कुछ लिंक्स। इन लिंक्स के थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में, इस जगह सभी जगह मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन? यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन। और यदि अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करिए, और फेसबुक पर और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में मुझे जरूर ज्वाइन करिए, और व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।